Hello everyone. In last lecture we had discussed about basic classification of hydrocarbons, then concept of alkane, their general formula, their examples, then their nomenclature, then steps involved in IUPAC nomenclature and method of preparation. तो वहाँ पे हमने दो मेथड्स डिस्कस किए थे. एक थी हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस. अल्कीन एंड अल्काइंस आर नॉन सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिसमें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ आइदर प्लैटिनियम और निकेल और पैलाडियम इन प्रेजेंस ऑफ हीट. ओके, सो ये पहली रिएक्शन हमने देखी थी. दूसरी रिएक्शन हमने देखी थी रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स. एल्किल हैलाइड्स मीन्स व्हाट? RX ग्रुप, मतलब अल्केन ग्रुप इन फ्यूजन विद हैलोजन. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन. आज हम आगे के रिएक्शंस देखने वाले हैं. So third method of preparation is decarboxylation of carboxylic acid salt. तो पहली चीज कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? RCOOH. ओके, नाउ वी आर यूजिंग हियर कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट. So this carboxylic acid salt react with soda lime, mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. It is called as soda lime. Okay, so this is soda lime, mixture of NaOH and CaO. So when sodium salt of carboxylic acid react with NaOH, it gives alkane and sodium carbonate. तो ये कैसे होता है? यहाँ पे देखिए जो मैंने रेड बॉक्स बनाया है, ये दो सोडियम एटम है, वो एक साथ फ्यूज हो गए Na2 एंड कार्बन एंड 1 2 3 ऑक्सीजन, दैट इज Na2CO3. तो ये इनका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा. तो ये बनेंगे Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, एंड रिमेनिंग इज R and H ग्रुप. इट विल फॉर्म अल्केन. ओके, सो फाइनली हमें क्या मिला? एक अल्केन मिला और एक सोडियम कार्बोनेट मिला. ओके, जो सोडियम कार्बोनेट है हम उसको कह सकते हैं इट इज़ अ वॉशिंग सोडा. ओके, इट इज़ मेनली उसके क्या क्या यूज़ है? एक तो है वॉशिंग सोडा, डिटर्जेंट एंड सोप, एंड सेकेंड थिंग इट इज़ यूज टू फॉर्म ग्लास. मतलब ग्लास जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का यूज़ होता है. अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. सो दिस इज सोडियम एसिटेट. When it react with soda lime, it will form methane. तो यहाँ पे क्या हुआ? ये सोडियम एक साथ फ्यूज हो गया, दैट इज Na2, एंड रिमेनिंग इज C डबल बॉन्ड O एंड इधर का O. सो इट विल फॉर्म Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. अभी जो CH3 है और जो H बाकी है वो फॉर्म करेंगे मीथेन. ओके, सो यहाँ पे हमारा अल्केन फॉर्म हो गया. अभी ये जो मीथेन है, चलो हम इसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं. इट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस. जो हमने कहा था कि जो हमें हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स जो मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से, सो वहाँ से हमें क्या मिलता है? नेचुरल गैस मिलता है. उसके थ्रू हम हमारे जो अल्केन्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो मीथेन इज़ अ प्राइमरी कंपोनेंट इन द नेचुरल गैस विच इज़ कलरलेस, ओडरलेस एंड फ्लेमेबल. ओके, एंड इट इज़ यूज एज फ्यूल. जो हम कहते हैं ना CNG रिक्शा, दैट इज़ इट इज़ कम्पोज ऑफ कॉम्प्रेस नेचुरल गैस. मतलब ये इसका फुल फॉर्म है. ओके, सो मीथेन इज यूज्ड एज फ्यूल. सेकेंड थिंग, इट इज़ अ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस. हम जो कहते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्योंकि क्या होता है, ये जो गैसेस है वो हीट को ट्रैप करते हैं. जो सनरेज आते हैं तो वो अर्थ को हिट करके रिफ्लेक्ट होते हैं. तो लेकिन ये गैसेस क्या करते हैं, वो जो रिफ्लेक्ट हुए रेज है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द पावरफुल ग्रीन हाउस गैस विच ट्रैप्स द हीट एनर्जी. चलो उसका एप्लीकेशन तो देख लिया. तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट गिव्स यू अल्केन. तो डिकार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ? कार्बोक्सिल ग्रुप पूरी तरह से हमने यहाँ से निकाल दिया है. नेक्स्ट वी विल सी हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो पहली चीज़, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन. सेकेंड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम किसको कहते हैं? इट इज़ अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड. मीन्स उसमें एक अल्काइल ग्रुप होगा, सेकेंड इज अ मैग्नीशियम मेटल होगा एंड एक हेलोजन ग्रुप होगा. उसको हम कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड. उसको ही हम कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सो हम अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, मीन्स विद द हेल्प ऑफ वाटर अगर हम इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अल्केन मिलेगा. ओके, चलो देखते हैं इसकी स्कीम क्या है.
सो RX इट इज़ योर अल्किल हैलाइड। व्हेन रिएक्ट पहली चीज़ है, हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाना होगा, देन वी विल ब्रिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो पहले हमने क्या किया, जो अल्किल हैलाइड है उसको मैग्नीशियम के साथ फ्यूज कर दिया विद द हेल्प ऑफ ईथर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईथर? R single bond O R. Okay, so when alkyl halide react with magnesium in presence of ether, it will form Grignard reagent, that is RMgX, alkyl magnesium halide. When this alkyl magnesium halide interacts with water, तो वाटर यहाँ पे क्या करेगा, उसका हाइड्रोलिसिस करेगा। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन टू ब्रेक डाउन। तो वाटर ए RMgX को ब्रेक कर देगा टू फॉर्म अल्केन एंड MgXOH कॉम्प्लेक्स। ओके, सो हमारा अल्केन यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। सो चलो यहाँ पे क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। सो इट इज़ योर मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। व्हेन इट इंटरैक्ट विथ वाटर विल ब्रिंग इट्स हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या होगा, सो CH3 इसके साथ एक H आ जाएगा, इसको हम कहेंगे CH4, दैट इज़ योर मीथेन। सो H कहाँ से आया, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वहाँ से हमें H मिला। ओके, और रिमेनिंग OH गेट्स फ्यूज विथ MgI, दैट इज मैग्नीशियम आयोडाइड। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया। सो दिस इज योर हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, नेक्स्ट इज वुड सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड इंटरैक्ट विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव सिमेट्रिकल अल्केन। देखो हम एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के और एक मॉलिक्यूल मिथाइल ब्रोमाइड का। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो दो सोडियम के मॉलिक्यूल है वो ब्रोमीन के साथ फ्यूज हो जाएंगे, वो बनाएंगे 2NaBr, दैट इज सोडियम ब्रोमाइड। ओके, और जो मीथेन है, मिथाइल मॉलिक्यूल है, वो फ्यूज होके बनाएंगे ईथेन। सो इससे एक बात तो पता चली, वुड सिंथेसिस से हम ईथेन के आगे ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये कंपोनेंट्स बना सकते हैं, नॉट मीथेन। मीथेन तो नहीं बना सकते। ओके, सो वुड सिंथेसिस एप्लीकेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन, इस कॉन्सेप्ट पे थे हम। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या मिला, ईथेन मिला। ओके, सो सिमेट्रिकल अल्केन मीन्स व्हाट, जहाँ पे सिमेट्री है, अगर हम ईथेन को ब्रेक कर देते तो यहाँ पे एक मिथाइल बनेगा, यहाँ पे एक मिथाइल बनेगा। से फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्यूटेन मॉलिक्यूल। ओके, अगर हम इसको बीच में से ब्रेक कर देते तो यहाँ पे इथाइल मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पे इथाइल मॉलिक्यूल बनेगा। बट सोचो अगर ये पेंटेन होता तो क्या होगा, एक साइड पे दो मिथाइल मॉलिक्यूल जाएंगे, एक साइड पे एक मिथाइल मॉलिक्यूल जाएगा और एक साइड पे प्रोपाइल मॉलिक्यूल जाएगा। सो एक साइड पे है 2 कार्बन, दूसरे साइड पे 3 कार्बन, दैट इज द अनसिमेट्रिकल। तो वुड सिंथेसिस से ये पॉसिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है वो हम आगे देखते हैं। अगर हमने अनसिमेट्रिकल अल्किन यूज की है तो क्या होगा, अभी ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड मिथाइल क्लोराइड। सो यहाँ पे है मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड, यहाँ पे है दो कार्बन, यहाँ पे है सिर्फ एक कार्बन। अगर ये फ्यूज हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा। ओके, प्लस NaCl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बट और एक पॉसिबिलिटी है, क्या वहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल मॉलिक्यूल है, क्या वहाँ पे सिर्फ एक इथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल है? नो, अभी इंडिविजुअल रिएक्शन होगा। एक तो इन दोनों के बीच में हो गया। ओके, अभी मिथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल, दो मिथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो इट विल गिव ईथेन। तो पहले केस में हमें मिला प्रोपेन, दूसरे केस में मिला हमें ईथेन, तीसरे केस में ये दो इथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ। सो इथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट विल गिव ब्यूटेन। अभी क्या हुआ, एक ही रिएक्शन में हमें प्रोपेन मिला, इथेन मिला, ब्यूटेन मिला, ये तीनों का मिक्सचर मिल गया। लेकिन दिस मिक्सचर इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। क्यों? क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नियर अबाउट इक्वल है और नज़दीक है, और उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, सो अल्टीमेटली वुड सिंथेसिस एप्लीकेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ
सिमेट्रिकल अल्केन्स ओनली, क्योंकि मिक्सचर को सेपरेट करना इजी काम नहीं है। ओके, जो हमारा, इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि जो मेन रिएक्शन है वहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड प्लस मिथाइल ब्रोमाइड ही लिया हमने। एक जगह पे मिथाइल ब्रोमाइड और एक जगह पे इथाइल ब्रोमाइड अगर लिया हमने तो क्या होगा, सेम मिक्सचर फॉर्म होगा और वो मिक्सचर सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, तो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वुड सिंथेसिस इज एप्लीकेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स ओनली। ओके, एंड यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, अब ये मैकेनिज्म जनरल एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ अल्केन फ्रॉम वुड सिंथेसिस, तो वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो सोडियम इंटरमीडिएट। सो यहाँ पे क्या हुआ, जो एल्किल हैलाइड था वो सोडियम के साथ रिएक्ट किया, वहाँ से बना एक ऑर्गेनो सोडियम इंटरमीडिएट विच देन अगेन इंटरैक्ट विथ सेकंड एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल टू गिव अल्केन। देखो एक्चुअल रिएक्शन में भी यही हो रहा है कि दो अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम के साथ। सो पहले केस में एक अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है टू गिव ऑर्गेनो सोडियम इंटरमीडिएट, एंड सेकेंड केस में दूसरा अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है टू गिव एल्केन। सो ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट है कोरेहाउस सिंथेसिस। सो कोरेहाउस सिंथेसिस में क्या होता है, पहली स्टेप जो हमारा एल्किल हैलाइड है उसको हम कन्वर्ट करते हैं लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट में, और उसके बाद उसका रिएक्शन होता है सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड टू गिव अल्केन। ओके, सो और ये रिएक्शन का एक एडवांटेज है, इट इज़ यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। वुड्स का प्रॉब्लम क्या था, अगर हम दो अलग अलग लेंगे, एक मिथाइल क्लोराइड और एक इथाइल क्लोराइड, तो वो मिक्सचर फॉर्म करेगा, लेकिन इस केस में ये नहीं होता। इस केस में हम अनसिमेट्रिकल अल्केन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, सो पहली चीज़ हम क्या करेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड को लिथियम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर टू गिव मिथाइल लिथियम। सो मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट हुआ लिथियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर टू गिव मिथाइल लिथियम। अभी ये मिथाइल लिथियम हम रिएक्ट करेंगे कॉपर आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर टू गिव लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट। पहला स्टेप खत्म हो गया, कन्वर्जन ऑफ अल्किल हैलाइड इनटू लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट। नाउ फाइनल स्टेप इज lithium dimethyl cuprate react with another molecule that is CH3CH2Br ethyl bromide to give propane. Okay, and then methyl cuprate and lithium bromide. So हमने यहाँ पे क्या देखा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल यूज करके हमने एक अनसिमेट्रिकल अल्केन फॉर्म किया। यह है कोरेहाउस सिंथेसिस का एडवांटेज। तो हमने यहाँ पे कौन सा मेटल यूज किया, दैट इज लिथियम मेटल। ओके, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो फार्माकोलॉजी मेडिसिनल केमिस्ट्री का है एक्चुअली। तो ये जो लिथियम है इसका हम यूज़ कब करते हैं, इट इज़ यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ मूड स्विंग्स डिसऑर्डर, जहाँ पे इंसान को क्या होता है, एक टाइम पे बहुत सारी खुशी होती है और सडनली वो डिप्रेस हो जाता है, दैट इज योर बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके, सो लिथियम इट इज़ यूज टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर। सो कोरेहाउस सिंथेसिस इट इज़ यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ unsymmetrical alkanes. नेक्स्ट वन है कोल्ब सिंथेसिस। अब ये कोल्ब सिंथेसिस क्या है, इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रो मीन्स करंट, लिसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स अल्केन। मतलब जो हमने पिछली बार देखा था यहाँ पे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अभी हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स अल्केन। तो अब ये कैसे होगा, देखो, वी हैव टेकन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड which are concentrated solution. In presence of electricity, it will give alkane plus 2 carbon dioxide molecule at anode and 2 NaOH and hydrogen gas at cathode.
सो अभी इसका एग्जाम्पल, so this is sodium salt of acetic acid in presence of water, that is it is a concentrated solution. In presence of electricity it will give ethane. There is one mistake, this one is ethane. ओके, सो यहाँ पे दो मिथाइल मॉलिक्यूल है, सो ये फ्यूज हो जाएंगे टू फॉर्म ईथेन. ओके, विथ रिलीज ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ NH एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. So this method is applicable for synthesis of symmetrical alkanes only. इससे पहले हमने कौन सी मेथड देखी थी? Wood synthesis, which synthesizes only symmetrical alkanes. So यहाँ पे हमारे सिंथेसिस रिएक्शंस खत्म हुए. ओके, तो हमने कौन कौन से सिंथेसिस देखे? एक है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, दूसरा है रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड, तीसरा है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, देन वुड सिंथेसिस, देन कोरेहाउस सिंथेसिस एंड कोल इलेक्ट्रोलिसिस. नाउ वी विल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो पहले जो 4 मेंबर है, मीथेन, देन इथेन, देन प्रोपेन, देन ब्यूटेन, जो 4 मेंबर है वो गैसियस फेज में है. देन C5 to C13 वो है लिक्विड फेज में, और C14 से आगे जो भी हायर अल्केन्स है वो है वैक्स लाइक सॉलिड्स. सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड फीचर, अल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स. पहली चीज़ ये ध्यान में रखो, व्हाट इज पोलर कंपाउंड? पोलर कंपाउंड हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज है उसको हम कहेंगे पोलर कंपाउंड्स. अब ये पोलरिटी कैसे क्रिएट होती है? पहली चीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता होना चाहिए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स व्हाट? अ पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो क्लोरीन और हाइड्रोजन में देखिए, अभी क्लोरीन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है वो पोलर है. ओके, वो पोलर बॉन्ड क्यों क्रिएट हुआ? क्लोरीन का जो एटम फॉर्मूला है वो 287, दैट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ओके, सो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7. हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1. सो किसकी ज़्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की? तो वो है क्लोरीन की. सो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करेंगे, लेकिन वहाँ पे क्लोरीन के पास ज़्यादा पावर है टू कैप्चर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स. सो जो भी शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. सो देयर इज जनरेशन ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज. सो अभी यहाँ पे हमने क्या देखा? देयर इज जनरेशन ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एंड देयर इज अ जनरेशन ऑफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन ने जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन थे वो भी खींच लिए खुद की तरफ. सो देयर इज अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और वो है 1.1 विच इज़ हायर, एंड ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर. अभी हम आते हैं अल्केन्स में. अल्केन्स में देखिए, कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है वो है 2.55, और जो हाइड्रोजन का है वो है 2.2. तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो है 0.35, वो बहुत कम है. इसकी वजह से वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, उस पर कोई पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है. ओके, दैट्स वाई अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर. अभी हम बात करेंगे उसकी सोल्युबिलिटी. जनरली सोल्युबिलिटी क्या होती है? एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, लाइक डिसॉल्विंग लाइक. मतलब अल्केन है नॉन पोलर कंपाउंड, सो वो किस में डिजोल्व होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में. अगर वो पोलर कंपाउंड होते तो वो डिजोल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट में. सो अभी अल्केन्स कौन से कैटेगरी में है? नॉन पोलर कंपाउंड, तो वो इसमें डिजोल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में. तो एग्जाम्पल क्या है नॉन पोलर सॉल्वेंट का? एक तो है बेंजीन, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एक है क्लोरोफॉर्म. सो these are the non-polar solvents. Next है boiling point of alkanes. So what is boiling? First tell me. Boiling is nothing but conversion of liquid with the help of energy into gas. That is your boiling. Okay. So for hydrocarbons, example alkanes, boiling point increases with increase in molecular weight. मतलब जैसे molecular weight बढ़ेगा वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. लेकिन क्यों? बिकॉज एज मॉलिक्यूल्स बिकम लार्जर, इन देयर आर मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. देखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन का नंबर 1 2 3 4. देखो कार्बन 1 by 1 बढ़ता जा रहा है. सो जितने कार्बन आइटम्स बढ़ रहे हैं उतने भी हाइड्रोजन आइटम्स भी बढ़ रहे हैं.
सो मॉलिक्यूलर का वेट बढ़ रहा है तो उनके बीच का अट्रैक्शन भी, उनको स्टेबल रहने के लिए उनके बीच में का अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है. सो हेंस मोर एनर्जी रिक्वायर टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस. मतलब जैसे ही मॉलिक्यूलर का साइज बढ़ रहा है, उनके बीच में की अट्रैक्शन, उनकी पावर बढ़ रही है, तो उनको ब्रेक करना भी उतना प्रॉब्लमेटिक और आसान नहीं हो, सॉरी, उनको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है. सो दैट्स वाई इंक्रीज इन साइज will increase in molecular weight will increase boiling point. ओके. सो एक्सेप्शन क्या है? वेरी स्मॉल अल्केन. मतलब जो छोटे वाले अल्केन हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनमें अगर एक दो से अगर बढ़ भी गया तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 20 या 30 डिग्री से ही आगे बढ़ता है. लेकिन जो हायर अल्केन है उनमें ज़्यादा डिफरेंस आपको पता चलेगा. नेक्स्ट इज फॉर स्ट्रेट चेन. सो for straight chain compound, there is a highest boiling point, and for branch chain compound, there is a lower boiling point. अभी हम इसको पहले देखते हैं कैसे होता है. As branching increases, there will be decrease in surface area, which leads to decrease in intermolecular force of attraction, and that's why less energy is required to convert compound from liquid to gaseous state. So इसको पहले समझ लेते हैं. पहली चीज़, जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं इनकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है. तो जैसे ही सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. अगेन जब उनकी ब्रांचिंग बढ़ती है तब क्या होता है, वो मॉलिक्यूल बन जाता है कॉम्पैक्ट, तो उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया हो गया कम. तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो गया, and that's why it requires less energy to get converted into liquid into gaseous state. अभी इसका हम एग्जांपल देखते हैं. पहली चीज़ ये है एनपेंटेन. दिस इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड. देर इज, ड्यू टू इट्स स्ट्रेट चेन नेचर, it having large surface area and due to which its boiling point is 3.36 डिग्री सेल्सियस. ओके. अभी इसमें ब्रांचिंग हो गई, दैट इज आइसोपेंटेन. सो आइसोपेंटेन में क्या हुआ, एन पेंटेन और आइसोपेंटेन में डिफरेंस क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूली. ओके. सो आइसोपेंटेन में ब्रांचिंग हो गई, तो ब्रांचिंग हो गई तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया कम, 28 डिग्री सेल्सियस. क्यों हुआ कम? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ. वो को क्यों कम हो गया? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हुआ. अभी आइसोपेंटेन का कन्वर्जन हुआ नियोपेंटेन में. अभी देखो, पहली स्ट्रेट चेन थी, अभी फिर से आइसोपेंटेन एंड देन नियोपेंटेन. अभी नियोपेंटेन में ब्रांचिंग ज़्यादा है, सरफेस एरिया और कम हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया, और फाइनली इट्स बॉइलिंग पॉइंट बिकम 9.5 डिग्री सेल्सियस. सो 36 कहाँ पे है और 9.5 कहाँ पे है? सो दैट इज योर एक्सप्लेनेशन अबाउट बॉइलिंग पॉइंट. वाई स्ट्रेट चेन कंपाउंड का क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रांच कंपाउंड. क्यों होता है? क्योंकि सरफेस एरिया अगर कम हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फाइनली उनमें जो एनर्जी लगेगी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट वो भी कम हो जाएगी. एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन एनपेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन. नाउ वी विल सी केमिकल प्रॉपर्टीज. सो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली चीज़ है, देखो, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नॉन पोलर as well as covalent. Hence, acid, alkalis, oxidizing agent does not find any site for the reaction. मतलब अल्केन पे इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा. बट अल्केन्स के कोई तो रिएक्शन होते होंगे. यस, अल्केन्स अंडरगो टू टाइप ऑफ बेसिक रिएक्शन एट हायर टेम्परेचर, नॉट रूम टेम्परेचर. तो वो कौन से रिएक्शन है? एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी है थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन. एक बात मैं रिपीट करता हूँ, हम आगे जो भी रिएक्शन देखने वाले हैं वो सब हायर टेम्परेचर पे ही होने वाले हैं. कोई भी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी. क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच में का जो बॉन्ड है, वो पहली चीज़ तो वो नॉन पोलर है, दूसरी चीज़ वो कोवेलेंट है. मतलब ये इनर्ट भी है, ये स्ट्रॉन्ग भी है. इसकी वजह से ही हमने पहले लेक्चर में देखा था, दे आर कॉल्ड इट एज पैराफिन्स. पैराफिन्स का लैटिन में मीनिंग है लिटिल अफिनिटी. ओके. सो पहली रिएक्शन है हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन में क्या होगा, जो हमारा अल्केन है उसमें जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन के साथ. हैलोजन्स के एग्जांपल कौन से? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन. दिस आर द बेसिक एग्जांपल दैट वी नो. उसमें से फ्लोरीन मोस्ट एक्टिव हैलोजन है. एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ. ओके, ये ध्यान में रखना है, जीपैट में भी कभी कभी पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, दैट इज योर फ्लोरीन. ओके, पहले
तो पहली रिएक्शन है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में क्या हो रहा है, मीथेन मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ हीट दैट इज 300 to 400 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन रिएक्ट विथ यूवी लाइट टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका मेन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। सो ये मैकेनिज्म पूछा जाता है कि हेलोजिनेशन में कौन सा मैकेनिज्म यूज हुआ है, तो वो है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये है पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन। देखो मैंने पहले भी रिपीट किया था कि एल्केन्स ना एसिड के साथ रिएक्ट होते, ना बेस के साथ रिएक्ट होते, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट होते। सो यहाँ पे है, यहाँ पे हम जो रिएक्शन देखने वाले नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन में सेम केस है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस अलग है। अल्केन का जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रो ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा टू फॉर्म नाइट्रो अल्केन। रिएक्शन का स्कीम क्या होगा, अल्केन रिएक्ट विथ वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एट द टेम्परेचर ऑफ 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टू गिव नाइट्रो अल्केन। यहाँ पे कहीं पे भी नॉर्मल एसिड यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे वेपर फेज नाइट्रेशन। ओके, नेक्स्ट है सल्फोनेशन। यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज एक्सचेंज विथ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो हमने क्या किया, जो अल्केन के साथ जो हाइड्रोजन था वो SO3H दैट इज सल्फोनिक एसिड के ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया। ओके, सो यहाँ पे हमें एक सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव मिला और वाटर मिल गया। ओके, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर कार्बन हायर एल्केन्स नॉट फॉर लोअर एल्केन्स C6 एंड अबो। मतलब हेक्सेन और हेक्सेन से आगे के जो कंपाउंड्स हैं उन पे ही सल्फोनेशन रिएक्शन कैरी होगी। ओके, देन oxidation. What is oxidation? Oxidation nothing but combustion. Combustion of alkane will give water plus CO2 carbon dioxide plus excess amount of heat. This is applicable only for complete burning। मतलब पूरी तरह से जब एक कंपाउंड अल्केन बर्न हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल गिव CO2 वाटर एंड हीट। लेकिन अगर इनकम्प्लीट बर्निंग हुई तो वो फॉर्म करेगा कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होगा, अल्केन्स रिएक्ट विथ HCl एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड टू गिव आइसोब्यूटेन at 25 degree, that is this reaction happens at normal temperature. This is just isomerization reaction। एंड लास्ट वन है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने सुनी है वो पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस में क्या होता है, जो लार्जर अल्केन्स है, हायर एल्केन्स है, उनको हम हायर टेम्परेचर पे हीट करके ब्रेक कर देंगे, that is about 500 to 800 degrees Celsius to give alkane, alkenes and hydrogen। ओके, और हम ये टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं अगर हमने कैटालाइटिक क्रैकिंग की। कैटालाइटिक क्रैकिंग में हमने क्या करते हैं, सिलिका और एल्यूमिना का पाउडर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम कम टेम्परेचर भी अल्केन्स का पायरोलिसिस कर सकते हैं। इसको ऑल्सो क्या कह सकते हैं हम, क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स। लास्ट इज यूजेस। तो हमने डिस्कस किए थे क्या था यूज़, पहला प्राइमरी यूज़, alkanes are primarily used as fuel, that is CNG। next they are used as solvent or they can be used as polymer synthesis, मतलब polymer synthesis की जो process है वहाँ पे हम उसको use कर सकते हैं। then it is also used for intermediate in synthesis of many drugs। so these are the basic uses of alkanes। so यहाँ पे हमने alkanes chapter को ख़त्म कर दिया है। thank you।